जाओ लल्ला, आ जाओ लल्ला, मचाएंगे हल्ला, अरे गली मोहल्ला। देखो भाई, पीरियोडिक टेबल की जब तो बात होती है, तो पीरियोडिक टेबल का आज हम बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी आएगा वो आपको आज हम कराएंगे, तो अच्छे से करके जाना। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर आप सारी चीज़ों को अच्छे से करना। क्लियर बॉस? तो पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, तो ये पीरियोडिक टेबल होती है, आपको याद होनी चाहिए। ये आपकी पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी की है। ये क्या हुआ बे? पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी ये आपके पास दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका वन शॉट आज हम खत्म कर देंगे इसको अच्छे से। यूनिट 3। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये पीरियोडिक टेबल है। ये पीरियोडिक टेबल आप सबको याद होनी चाहिए। ये भाई देखो, इसमें से सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को पीरियोडिक टेबल याद नहीं है वो अच्छे से याद करो। जो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन वाली बात कहूँ तो वो भी आपको याद होना चाहिए। तो जो बच्चे भी ध्यान से देख रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से देखना इधर। ठीक है, इधर देखो। अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये आपका होता है हे लीना की रब से फरियाद। ठीक है, तो यहाँ आप याद रखेंगे इसको, हे ली ना, हाइड्रोजन ऊपर आता है इसमें, हे लीना की रब से फरियाद। आई होप याद होगा ये। फरियाद में ये आपका याद है, स्ट्रॉन फ्रांशियम जो होता है वो आपका क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये आपका फ्रांशियम। अब आपको आजकल क्या करते हैं वो लोग, जानबूझ करके जो एलिमेंट दे रहे हैं वो एलिमेंट आपको जानबूझ करके देखना ध्यान से, ये वाले यहाँ वाले देंगे 7th पीरियड के। ठीक है, और ये आ चुके हैं कई बार पीवाईक्यूज में, आपको पता होना चाहिए। दूसरा होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। फिर इसको ऐसे याद रखना है आपको, साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। यहाँ से भी आपको याद करना पड़ेगा ये, स्कूटर यामा लाओ एसी। फिर तिजोरी हाफ क्यों, विवेक निभाता है। फिर कार में टांग, मैग्नीज टेक्नीशियन रही। फिर रुथी ओस्मी क्यों रोड पर आई, नई पड़ोसन पटना की, मैं क्यों आगे आऊं, जिंदगी कबाड़ हो गई। ये याद रहेगा सबको। अब यहां से अपन शुरू करें तो ये होता है आपका बी एल गंगवाल इन तलवंडी। ठीक है, ये एन एच याद रखना, आजकल ये बहुत आने लग गए भाई। काशी जी का सन प्लम्बर, ये F1। नाइट्रोजन न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके MC। ओ स्टाइल से टीपो LV। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन TS। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन रेडॉन और OG। प्लीज़ याद कर लोगे। स्वास्तिक प्रबल की क्लास 8 जनवरी से होगी भाई, क्यों लिख रहे हो ये, है ना, 8th जनवरी। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, ये आपको याद रहेगा। जल्दी से बताओ फटाफट से, देखो ये PYQ आने वाला है, इसका OG। और दूसरा एक और बोलेगा कि अगर 120 नंबर का एलिमेंट हो
तो बताओ उसकी पोजीशन क्या होगी। तो 118 की पोजीशन ये है, तो 120 इसमें कहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो 119, और यहाँ आएगा तो 120। ये पी वाई क्यू आया हुआ है, किस किस को याद है, किस किस को याद है, किस किस को याद है। तो ये आपका याद करो 120 एल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या आएगा। ये आपके एलिमेंट में कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत टिप्स में याद होने चाहिए। एक तो ये नायोबियम बहुत अच्छा है, 4d4 5f1। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखोगे आप तो ये आपको याद होना चाहिए रुथीनियम, 4d6 होना चाहिए लेकिन 4d7 हो गया। कोबाल्ट का याद होना चाहिए 4d7 है लेकिन ये RH 4d8 हो गया। पैलेडियम आप देखोगे 4d10 हो गया। यहाँ तक आपको सबको पता है 5d10 हो जाता, यहाँ आप सबको पता है ये होता है। इसके अलावा टेक्नीशियम की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमियम के अंदर यहाँ तक तो सही है लेकिन टंगस्टन में कोई लफड़ा नहीं है। यानी कि नॉर्मली अगर देखें तो आपके पास इन दोनों को याद करना है, क्रोमियम का 3d5 हो जाता है, मॉलिब्डेनम की हो जाता है, लेकिन टंगस्टन का नहीं है। इसी तरह से इसमें नायोबियम का चेंज हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये आपको थोड़े से याद रखने हैं, एक लेंथेनम का भी जरूर याद रखना है, एक्टिनम का भी और एक थोरियम का। क्या ये कॉन्फ़िगरेशंस याद कर लेंगे? क्या टेस्ट में आया था आज, ये कौन सा वाला, आई थिंक ये वाला आया होगा 112 वाला, 120 वाला, क्योंकि 120 आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल में आएगा। तो इस तरह से पीरियोडिक में ये ध्यान रखना। बहुत पीवाईक्यू आ चुका है एक, ये वाला बहुत खतरनाक पीवाईक्यू है ये, NB वाला, कि डी ऑर्बिटल कैलकुलेट करके बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NB और RU में। तो इसमें 4d7 होंगे 7, और इसके अंदर आप देखोगे तो होंगे 4, तो 7 और 4 11, ये पीवाईक्यूज भी आता है। आई होप आपको एलिमेंट्स याद हो गए कंफर्म। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा S ब्लॉक होता है। ठीक है, S ब्लॉक, ये आपका D ब्लॉक होता है लिखा हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये आपका P ब्लॉक होता है। क्लियर सबको? मैं फिर से बोलूंगा, ये एलिमेंट पूछे गए हैं, 117 में कौन था, 116 में कौन है, 115 में कौन है, 114 में कौन है, क्योंकि ये एलिमेंट मैच द कॉलम बना के देगा और इनके नाम दे देगा। TS हेलोजन ग्रुप का हो गया, LV बोलो ऑक्सीजन फैमिली का हो गया, MC नाइट्रोजन फैमिली का हो गया, F1 कार्बन का हो गया, और NH इसका हो गया। क्लियर है सबको? हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर बॉस? चलिए, तो यहाँ तक आपके पास सारी सिचुएशन आ गई। अब जो मज़ेदार बात आती है वो क्या आती है पीरियोडिक के अंदर, इनका नॉमेनक्लेचर। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये F ब्लॉक एलिमेंट हमने ऑलरेडी अलग से पढ़ लिए हैं, अब इनका नॉमेनक्लेचर आएगा ये। तो नॉमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है नॉमेनक्लेचर से। इस नॉमेनक्लेचर में आपको सबसे पहले ये वाली याद रखनी पड़ेगी, है ज़ीरो। ज़ीरो है तो निल, 1 है तो अन, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो इन हो जाता है। क्लियर? यहाँ पर अगर देखें तो निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन। अब यहाँ से अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप देखो 101 है, तो आपको कुछ नहीं करना। वन को क्या कहते थे, अन, 0 को क्या कहते थे, निल, और फिर 1 को क्या कहते थे, अन। तो क्या बनाइए, और पीछे ईएम, तो आपको ऐसे लिखना है ये अन, निल और अनियम। फिर 1 0 2 यानी कि अन, निल, बाइयम, अन, निल, ट्राइयम, अन, निल, क्वाडियम, अन, निल, पेंटियम, अन, निल, हेक्सियम, अन, निल, सेप्टियम, अन, निल, ऑक्टियम, अन, निल, इनियम। 110 अन, निल, फिर आपका क्या हो जाएगा, 0 है तो अन, अन नीलियम, ऐसे बना सकते हो सबके नाम। क्लियर है बॉस? पक्का? सिंपल है। ईएम ऐड करके आप बनाओ। ये सवाल आएगा, एक नाम लिखना जरूर आता है IUPAC के अंदर, तो ये नाम लिखना आ जाएगा ना? कंफर्म बोलो हाँ के ना, कंफर्म बोलो हाँ के ना, सिंपल। चलिए, तो ये आपके नाम भी हो गया इसमें। इसके बाद आपको जो है वो पीरियोडिक के अंदर से
ये देखो जैसे व्हाट वुड बी द आईयूपीएसी नेम एंड द सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। तो मैंने इसमें एक सवाल को चेंज करके क्या पूछा कि 120 की प्लेस बताओ, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल थी। तो यहाँ लिखा है 120 अन बाई और नील, तो रेस्पेक्ट, तो हैंस सिंबल क्या हो जाएगा UBN ये। एंड इसको क्या बोल देंगे हम, अन बाई नीलियम। क्या बोल देंगे बताओ, अन बाई नीलियम। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। अब इसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये होते हैं, हम ब्लॉक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब इसकी बात हम करेंगे तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करनी पड़ेगी। अब जो स्टार्ट होगा वो होगा आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि 4 होती हैं। पहली आपकी यादें कौन सी होती है बताओ, एटॉमिक रेडियाई। तो देखो सबसे पहले बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए क्या, पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स बना दिए, वो लर्न करने हैं। तीसरा मैंने ब्लॉक्स बता दिए, उसके अंदर आपको बता दिया, वो लर्न करना। फिर उसके बाद मैंने कहा 118 याद रख लो, OG है, और उसके बाद नीचे एलिमेंट है वो याद करना। 120 अगर होगा तो वो इधर आ जाएगा, 119 होगा तो एल्कली मेटल में आएगा। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि भाई पीरियोडिक में सबसे इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नेम बनाना आना चाहिए, तो वो आपको सिखा दिया, वो लर्न कर लोगे। इसके बाद तुरंत आप शिफ्ट हो जाओ एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में। तो एटॉमिक रेडियाई, दूसरा होता है आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जो चौथा होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसमें से ये और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एप्लीकेशंस होती हैं, क्वेश्चन इसमें से नहीं आते बल्कि एप्लीकेशंस में से आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जो भी क्वेश्चन आता है वो आपको पता है, पी ब्लॉक में एक टेबल बनाई थी हमने, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी थी। तो कौन कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लेनी है आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 13th ग्रुप की ये डायरेक्ट पूछेगा, उसके बाद है 14th ग्रुप की ये भी डायरेक्ट पूछेगा, इसके बाद है 15th ग्रुप की ये भी डायरेक्ट पूछेगा। तो हर एक ग्रुप की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लर्न करनी है, इसमें सबसे ज़्यादा ये दोनों पूछी जाएंगी। तो इसमें से आपका ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, हाँ या ना, पक्का। सर मेरे 2025 12 में 92% आए, क्या मैं एडवांस कर सकता हूँ? यस बेटा, डेफिनेटली, यू आर सो इंटेलिजेंट। तो अब पहली बात हम कर रहे हैं एटॉमिक रेडियाई की। तो एटॉमिक रेडियाई जो होती है ना, वो क्या होती है समझना। पहला सवाल, अगर मैं थियोरिटिकली बात करूं तो यहाँ प्लस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। क्या बोला जल्दी बताओ, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को कहते हैं एटॉमिक रेडियाई, यहां तक। यानी कि आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन से इस न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है, एटॉमिक रेडियाई। लेकिन वी कैन नॉट, या अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो देखो एटॉमिक रेडियाई जो है उसकी डेफिनेशन अगर बनानी हो तो आप कैसे बना सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि वी कैन नॉट मीजर, ठीक है, वी कैन नॉट मीजर या वी कैन नॉट कैलकुलेट एटॉमिक रेडियाई। हम कभी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज एटम डज नॉट हैव सर्टेन बाउंड्री। क्लियर, सर्टेन बाउंड्री ही नहीं होती, ऐसा कोई एक बाउंड्री नहीं है उसके अंदर। तो इस सर्टेन बाउंड्री नहीं होती है, इसलिए
आप काम नहीं कर सकते तो किस फॉर्म में हम निकालेंगे? तो जिस फॉर्म के अंदर, ध्यान सुनिएगा बेटा, जिस फॉर्म के अंदर एटम पाया जाएगा बॉस, उसी फॉर्म में उसकी रेडियाई निकाली जाएगी। तो अब बताओ एटम किस फॉर्म में मिलता है? तो मेरे लल्ला एटम मिलता है, आप सबको पता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो कोवेलेंट, हाँ या ना? तो कोवेलेंट की बात करेंगे तो क्या होगा? कोवेलेंट रेडियाई। आयनिक बॉन्ड की फॉर्म में लगता है तो क्या कहेंगे उसे? आयनिक रेडियाई, हाँ या ना? और अगर हम उसको मेटल की फॉर्म में मिलेंगे तो मेटेलिक रेडियाई, हाँ या ना? और अगर हम बोलो नोबल गैस की बात करें तो गैसियस मॉलिक्यूल है तो वांडरवाल रेडियाई। तो हम टाइप ऑफ रेडियाई की बात करें तो बताओ कौन कौन सी होगी फटाफट? टाइप ऑफ रेडियाई की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? पहला एटॉमिक रेडियाई के अंदर पहला कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई के बाद दूसरी कौन सी आएगी बताओ? आयनिक रेडियाई। तीसरी आयनिक रेडियाई के बाद कौन सी आएगी बताओ? आयनिक रेडियाई के बाद बोलो मेटेलिक रेडियाई। और चौथा पॉइंट आएगा जो, कौन सी आएगी? वो है वांडरवाल रेडियाई। ठीक है, अब उसमें से हम पढ़ेंगे पहली कोवेलेंट रेडियाई। अब कोवेलेंट रेडियाई मतलब क्या होता है बताओ? कोवेलेंट रेडियाई का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड्स में बनने वाली रेडियाई। तो यानी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की बात होगी। अब अगर हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात करें तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ और एक होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ। तो जो सेम टाइप से मिलकर बना हुआ है उसको कहते हैं होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, और जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं हेट्रो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यानी कोवेलेंट रेडियाई भी दो तरह की पाई जाएगी, होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना? होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में एक एटम ये है और एक एटम ये है, सेम टाइप के एटम है, ये ए और ये ए। ये आर ए है और ये आर बी है। तो यहां आप देखोगे तो आर ए आर ए प्लस आर ए, ठीक है? तो यहां आपका आ जाएगा 2 RA। तो आर ए प्लस आर ए मतलब 2 RA हो सकता है? नहीं, देखो ध्यान से, यहां पर क्या होता है, ये जो है ना डिस्टेंस होती है ये डी ए ए, इस दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं डी ए ए, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं इसको। तो डी ए ए बराबर आर ए प्लस आर ए है। तो डी ए ए मतलब क्या हुआ? 2 RA। और आर ए बराबर क्या हुआ? डी ए ए बाई 2। तो इस तरह के सवाल अगर आए, क्वेश्चन जैसे पूछा आपने कि आर सी एल फाइंड करो इफ डी सी एल इज 1.98 एंगस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ आर सी एल कितना होगा बताओ? 1.98 बाई 2 यानी कि 0.99। क्लियर? इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं इजीली, डिवाइड बाई 2 कर दे खट से, होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक में। क्लियर है बॉस? हाँ या ना? तो अब अगला दूसरा आएगा हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या होगा? अब ए और बी दो एटम आ गए अलग अलग, तो यहाँ से यहाँ तक की वही डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाती है डी ए बी, और ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल एक्स, और डेल एक्स बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एंगस्ट्रॉन्ग में हो।
यहां अगर आप देखोगे तो ये ए बी है, आर ए प्लस आर बी माइनस है 0.09 डेल एक्स एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालने के लिए आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू याद होनी चाहिए अभी के लिए। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, है ना। इधर आपका क्लोरीन है, ठीक। ये आपको फिक्स होना चाहिए 2.1, ये 1, ये 1.5, ये 2.5, सॉरी ये 2, ये 2.5, ये 3, 3.5, 4 और ये 3। क्लियर। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं अपन, डेल्टा कैसे निकालोगे इन दोनों का डिफरेंस करके, ठीक है। अब इसको इसको किसने दिया था, शूमेकर स्टीवेंसन। क्लियर। अब आपको कोई भी सवाल देगा तो ये एक खास बात होगी कि आर ए प्लस आर बी जो होगा ये हमेशा ही डी ए बी से कम होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये माइनस हो रही है चीज़, तो हेटेरोन्यूक्लियर का निकालना होगा तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। क्लियर है मेरे दोस्त, मेरे लल्ला मचा देगा हल्ला गली मोहल्ला, ठीक है। इसके बाद अगला, अब डायटोमिक के बाद अगला आएगा आपका कौन सा, मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई कुछ नहीं होती है, ये एक क्रिस्टल है, इसके अंदर ये आपके मेटल्स हैं, ये है और ये है, इन दोनों का जब आधा करते हैं ऐसे तो ये जो रेडियाई आई है ये मेटेलिक रेडियाई कहलाती है। इसको कहते हैं आर एम। इन दोनों न्यूक्लियस की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डी एम एम, डिस्टेंस वही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो डी एम एम बराबर आर एम प्लस आर एम, तो वही आपका आर एम बराबर क्या हो गया, डी एम एम बाई 2। तो ये आपका डी एम एम बाई 2 है। इस तरह के सवाल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो, फाइंड द आर सी यू इफ डी सी यू इज 129 पिकोमीटर। तो अब आप क्या करोगे बताओ, डी सी यू कर डिवाइड बाई 2 कर दो, बहुत आसान है। तो 129 बाई 2 कर देंगे, यहाँ आ जाएगा डी सी यू डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना बचेगा, बोलो, समथिंग ये आ जाएगा 64.5। ये सॉरी, हाँ यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, ये ध्यान रखना भाई, ये छोटा होगा, ये हमेशा छोटा होगा क्योंकि माइनस हो रहा है इसमें से, ये दोनों ज़्यादा होंगे हमेशा, ये माइनस हो रहा है इसलिए ये छोटा होगा। इसका छोटा होने का रीज़न भी यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने से वो अट्रैक्शन आएगा, अट्रैक्शन आने से थोड़े पास आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। वाओ, जी सिंह के लिए ताली बजाओ, ये याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, छोटा हो जाएगा। इसके बाद है आयनिक रेडियाई। अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो आयनिक रेडियाई दो तरह की होगी, एक होगी आपकी कैटायनिक रेडियाई और एक होगी आपकी एनायनिक रेडियाई। एक होगी आपकी, बोलो, कैटायनिक रेडियाई, एक होगी एनायनिक रेडियाई। अब दो तरह की रेडियाई होगी, कैटायनिक रेडियाई में क्या होगा, कैटायन, कैटायनिक रेडियाई कैसे होगी, ए प्लस 2 और A+3। तो यहाँ अगर आप देखोगे E बाई पी तो क्या आएगा 10/10, ये क्या आएगा 9/10, ये क्या आएगा 8/10, 7/10। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो प्रोटॉन तो कांस्टेंट है, बस इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है। तो जब ये अट्रैक्शन की बात करेंगे तो इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो 10 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर 10 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो भाई इसका मतलब क्लियर है
कि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होते ही साइज छोटा होगा। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो जो साइज है वो घटेगा। क्या बोले जल्दी बताओ, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो जो साइज है वो घटेगा। हाँ या ना? सिंपल है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो ये आ गया। इसी तरह से एनायनिक रेडियाई की बात कर लो। एनायनिक रेडियाई की जब बात करेंगे तो एनायनिक रेडियाई में जैसे x है, x माइनस है, x माइनस 2 है, x माइनस 3 है, तो E बाई पी है। ये आपका 10/10 है, तो ये 11/10 हो गया, ये 12/10 हो गया, ये 13/10 हो गया। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या होगा यहाँ पे? ये x है, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। भाई साहब प्रोटॉन कांस्टेंट है, 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन जब यहाँ की बात करेंगे 10 प्रोटॉन है, 13 को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो भाई साहब सिंपल सी बात है, कम अट्रैक्शन होगा, साइज बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो रेडियाई बढ़ती है, तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह के जो भी सवाल आए, जैसे n-n-2, बताओ साइज किसका बड़ा? अपने आप ही पता लग गया, इसका। f माइनस में इसका, o-2, तो ये o-2 का बता सकते हो। अब अगला आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें अगर अपन, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग की जब बात करते हैं तो इसमें पहला आएगा जेड। देखो जेड मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? छोटा। दूसरा जेड इफेक्ट, ये भी अट्रैक्शन होता है, ये अगर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? छोटा। तीसरा अगर मैं कहूँ कि सिग्मा बढ़ेगा, तो भाई सिग्मा बढ़ते ही साइज भी बढ़ेगा। और चौथा अगर मैं कहूँ शेल बढ़ेगा, शेल एन मतलब होता है शेल, ये बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, या एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगा। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है शील्डिंग कांस्टेंट, इसको स्लेटर कांस्टेंट भी कहते हैं। अब ये क्या होता है सर? ये तो हमें नहीं पता, बहुत आसान है। क्या होता है कि जैसे ये एटम है, इसमें ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक एटम है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है ऐसे, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जब धक्का देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में इसकी साइज बढ़ेगी ना, दूर हो जाएगा ये। अगर इसकी साइज बढ़ेगी और ये दूर हो गया तो न्यूक्लियस का इससे डिस्टेंस बढ़ गया, न्यूक्लियस का अगर इससे डिस्टेंस बढ़ गया तो आप समझ सकते हो कि क्या होगा? साइज बढ़ेगा। इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो अपने आप ही समझ में आ रहा है कि अगर ये बढ़ना शुरू होगा तो इसका मतलब अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा तो ये दूर हो जाएगा, इसका अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा, तो साइज तो बढ़ेगा ना फिर। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो ये 4 फैक्टर होते हैं। अब इसके बाद आता है ट्रेंड्स, सॉरी ट्रेंड्स क्या, वांडरवाल रेडियाई। वांडरवाल रेडियाई की जब बात करते हैं तो वांडरवाल रेडियाई होती है जैसे ये कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो सबसे पास है ये, उस पास वाले एटम के जो दो न्यूक्लियस है उसके पास वाले एटम का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वांडरवाल रेडियस। यानी कि दो सबसे गैशियस मॉलिक्यूल जो सबसे पास हैं, उन पास वाले इन दोनों के बीच का पास वाला उसका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो वांडरवाल रेडियाई होगा। क्लियर? सबसे बड़ी रेडियाई होती है वांडरवाल रेडियाई, अगर देखेंगे तो मेटेलिक रेडियाई से भी ज़्यादा होगी, और सबसे कम कोवेलेंट रेडियाई। एग्जाम्पल किस किस में पाई जाएगी? ये पाई जाएगी गैशियस मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, एंड गैशियस मॉलिक्यूल एंड नोबल गैसों में। किस में पाई जाएगी? बोलो, नोबल गैसों में।
तो गैसियस मॉलिक्यूल और नोबल गैसों में पाई जाएगी। अब हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे, ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड। अब दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले अलोंग द पीरियड मतलब इधर, तो लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, बोरोन आ गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आ गया। मुझे बताओ लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। क्या होगा? प्रोटॉन अगर बढ़ रहे हैं तो इधर से इधर जाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा। तो साइज क्या होगा? छोटा। इधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या होगा? छोटा। और साइज अगर छोटा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? ऑर्डर। लेकिन साइज छोटा है तो ये बड़े होंगे, बट अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में नोबल गैस सबसे ज़्यादा साइज रखेगी ड्यू टू वांडरवाल रेडियाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ड्यू टू वांडरवाल रेडियाई। इधर से इधर जा रहे हैं तो ये रीज़न समझ में आ गया। अब आएगा आपका अलोंग द ग्रुप, यानी कि डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जब आते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, जब हम नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि शेल बढ़ रहा है। यहां देखिए आप, ये क्या होगा? साइज बढ़ेगा क्योंकि यहां शेल बढ़ेगा। हाँ या ना? तो दिमाग की बत्ती जल गई, ऑर्डर क्या आएगा? नीचे आएगा तो बढ़ेगा, साइज बढ़ रहा है। ये लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है और फिर सीजियम है। बढ़ गया। हाँ या ना? और मेरे लल्ला मचाएगा हल्ला गली मोहल्ला, तो साइज बढ़ जाएगा। तो यहां तो कोई दिक्कत आई नहीं। तो यहां अगर दिक्कत नहीं आई तो अब कहां दिक्कत आएगी? देखो, BL गंगवाल इन तलवंडी ये बड़ा फेमस है, 1000 बार समझा जाएगा। नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है तो रेडियाई बढ़नी चाहिए, बट इसका जब देखोगे तो 143 है, और इसका जब देखोगे साइज तो 135 पिकोमीटर है। तो अगर हम इसको देखें तो भाई साहब ये तो गजब हो गया। इस ऐसा कैसे हो सकता है? उसका रीज़न देखो। जब एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p1 है। गैलियम है, 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है, 4s2 है, 3d10 है और 4p1 है। अब दिमाग की बत्ती जलेगी, ये D10 आ रहा है नहीं आ रहा गैलियम में? तो यार गैलियम में जब D10 आ जाएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 3d10। जब आपको देखा कि गैलियम में ये सिचुएशन आ गई, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ? ये न्यूक्लियस होगा, यहां ये D आएगा, ये D आएगा तो यहां अट्रैक्शन आएगा। ये अट्रैक्शन आ गया। अट्रैक्शन आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? रोक नहीं पाएगा तो बाहर की तरफ जाएगा ना, आउटर शेल पे, और आउटर शेल को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। आउटर शेल को अगर अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा तो ये छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा साइज। अगर छोटा हो गया तो इस कंडीशन में ये जो दिखाई दे रहा है ये साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया, साइज छोटा होते ही साइज छोटा हो गया। रीजन क्या दोगे इसका? रीजन आता है कि गैलियम का जो साइज हो जाता है छोटा, उसका रीजन आपको लिखना है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D सबसेल। ये यहीं तक लगेगा बस इसी में, बाकियों में साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे काशी जी का सन प्लम्बर, तो ये का है, शी है, जी है, सन है और प्लम्बर है, ये बढ़ेगा। क्लियर है बॉस? तो यहाँ साइज में कोई वेरिएशन नहीं है, ये याद रखना, सिर्फ बोरोन तक ही है, कोई लफड़ा नहीं। अब आएगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आप देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। जनरल ट्रेंड की बात करूं तो इधर से इधर जाते हैं तो साइज, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज, बोलो,
छोटा होगा जनरली, फिर साइज कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि जेड इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट के बराबर होने लगता है, और इधर से इधर जाएंगे तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा और शील्डिंग इफेक्ट, सॉरी, जेड इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने लग जाएगा। ये हाँ, जनरल आईओसी का भी कल वन शॉट आएगा T25। कल क्वांटम नंबर, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जेड इफेक्टिव, ये सब निकालना सिखाएंगे कल, ठीक है। टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आई होप आप कॉपरेट करते हैं, है ना, वो आप अंडरस्टूड है कि कभी ऊपर नीचे 10-15 मिनट हो तो आप, हाँ, मुझे सुनाएंगे नहीं। तो यार एक चीज़ इससे पूछी जाती है, वो आपको बहुत याद रखनी, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ डी ब्लॉक में, क्योंकि यह डी ब्लॉक से कनेक्ट होता है और ये वहाँ से भी सवाल बनेगा इसका। और वो सवाल क्या है देखो, खतरनाक सवाल है। ये आपको रेडियाई देखो याद रखनी पड़ेगी बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से सवाल आया है। और ये आपको याद होगा, अगर मैंने वन शॉट लिया था डी ब्लॉक का उसमें बताया भी था। और ये देखो ये टेबल है, कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। क्या हो रहा है ये वैल्यूज आप ध्यान से देख लेना बॉस, ये आएगी। कहाँ जा रही है यार इतना, ये अरे 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 अरे, ये गड़बड़ कर रहा था पहले। ये देखो ये टेबल में से जो वैल्यूज हैं वो बहुत आती हैं और आपको याद होनी चाहिए। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, क्रोमियम तक लेना, हाँ ये, अगर आप साइज की बात कर रहे हैं, कहाँ गया साइज, देखिए नहीं रहा, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेटेलिक रेडियस, ये रही। यहाँ देखोगे आप तो ये देखोगे 164 ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, यानी कि क्रोमियम तक तो कम हुई है, अचानक से मैग्नीज की थोड़ी ज़्यादा है, फिर इनकी आपस में बराबर है देखो, अब फिर ये और फिर ये, अब जिंक और मैग्नीज की बराबर। तो ये वैल्यूज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था कि भाई इनमें सबसे हाईएस्ट साइज किसकी है, तो इसकी साइज मैग्नीज की थी, और इनमें सबसे लोएस्ट किसकी, यहाँ तक तो क्रोमियम की है। तो डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पूछता है 164, देखो आप वैल्यूज याद रखना, 164 147, 164 147, 164 147, 135, 135, 129, 137, 126, 126 के बाद है 125, 125, 128 और 137, 128 और 137, इसकी और मैग्नीज की बराबर है। क्लियर। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा था कि ये देकर के उसने पूछा था कि यहां तक कि सबसे छोटा साइज किसका है और उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ। तो यहां देखो सबसे छोटा इसी का आ रहा है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इसमें 6 आएंगे, 3d5 4s1। तो भाई साइज का ये फैक्टर याद रखना, और क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई मिडिल तक साइज कम होती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर बढ़ जाती है। क्लियर है बॉस, यहाँ तक की बात होगी। डी ब्लॉक में अब आएगा डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप की बात करें तो स्कूटर यामा लाओ एसी,
रदरफोर्डियम। ये आपका है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज, याद है। ये आपका है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज 4D सीरीज। ये आपका है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 5D सीरीज। ये आपका 57 है, ये आपका 72 है, ये 89 है और ये 104। यहाँ से जब इधर जाएंगे तो सीरियम 58 से लेके लुटीशियम 71, और यहाँ अगर देखेंगे तो थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम 103। इसको कहा जाता है 4F सीरीज, इसको कहा जाता है 5F सीरीज। ये आपका होता है लेंथेनाइड सीरीज। और ये आपका होता है एक्टिनाइड सीरीज। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो यहाँ देखो, जैसे ऊपर से आप नीचे आते हो ना, साइज बढ़ रहा होता है टाइटेनियम और जिरकोनियम का, लेकिन जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो साइज छोटा हो जाता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कैसे, कि जब टाइटेनियम और जिरकोनियम की बात करते हैं और इसमें हैफनियम की बात करते हैं, तो टाइटेनियम में जिरकोनियम हैफनियम बराबर हो जाता है। ये आपका 160 होता है, ये 159 पिकोमीटर हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से जब अपन देख रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है, उसका रीज़न बताओ। तो ड्यू टू, क्योंकि एच एफ में आते ही 72 के बाद जस्ट नीचे आते हैं तो कम होने लगता है ना, या 57 से 72 आते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल, और इसी को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
अरे कहीं नहीं गया भाई, फ़ोन आया था किसी का, वो बच्चे का फ्रैक्चर्ड हो गया तो वो कह रहा था, इसलिए मैं सुनने लग गया। फिर बहुत तेज़ लग गई, उसके चल रहा था तो फ्रैक्चर्ड हो गया, लग गई। तो मैंने कहा बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना बच्चों का। वो डर गया एकदम कि सर मेरा फ्रैक्चर्ड हो गया, लग गई, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, मैं तो सर डर गया। तो फिर मैं उसको थोड़ा मोटिवेट कर रहा था। और मुझे लगता है आप सब समझदार हैं, ऐसी चीज़ों में आप थोड़ा सा मेच्योरिटी रखते हैं कि ऐसी कोई भी घटना आपके साथ हो तो हमें सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे का अच्छे से, उस बच्चे का भी और अपने आप का भी। ठीक है, कभी आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो आपको डरना नहीं है। फिर मैंने उसको पता है क्या कहा, हंस हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, और सर बस फ्रैक्चर, वो बंद गया, प्लास्टर बन गया। तो मैंने कहा फिर क्या टेंशन है। मैंने कहा तब दर्द थोड़ी होता है, अब जाओ पढ़ाई करो, प्लास्टर बनने के बाद थोड़ी ना कुछ होता है, हो गया अब तो चल पढ़ाई कर। तो एकदम से उसको लगा अरे, मतलब वो सहानुभूति जो थी वो अचानक से मैंने वापस मोटिवेशन के थ्रू पढ़ाई में कन्वर्ट करवा दी। नहीं तो वो पता लगा पूरा दिन निकाल देता है ऐसे ही कि मेरी तो पढ़ाई होगी, वो हो गया, वो हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन साइज कम कर देता है, और उसी को पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल बोलते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आता है अगला आयनाइजेशन, एक सवाल बहुत अच्छा, ये सवाल आपको आना चाहिए, लिथियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सीजियम। ये +1 है, ये +2 है, ये प्लस है, ये प्लस है। देखो, अब लिथियम के नीचे अगर अपन देखते हैं, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम आ जाता है। तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। तो जैसे आप नीचे आते हैं, तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, तो नीचे आते ही साइज बढ़ता है। और साइज बढ़ता है तो अपने हिसाब से अपने को पता ही है इनमें तो साइज हो जाए। लेकिन यहाँ +1 दे दिया और इस पर +2 है, तो साइज सबसे छोटा इसका हो जाएगा, फिर लिथियम प्लस का, फिर पोटेशियम का और फिर सीजियम का। ये जो आ गया मैग्नीशियम का होता है 0.72, ये होता है 0.76। ठीक है, तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो तो मैंने डेटा लिख दिया। क्लियर है बॉस? इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ साइज। और ये एक PYQ है आया हुआ, जेई मेन का, कर सकते हैं अब तो। चलिए अगला है आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, क्या बोला उसने, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी है, यानी कि रिक्वायर्ड। क्लियर? अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि जैसे सोडियम है, सोडियम है तो गैसियस होना चाहिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये गैसियस है, ये प्लस। तो ये जो एनर्जी होगी ना, इसको कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अगर आप इसमें से एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो एक एक करके अगर निकालते हैं, E1 है, E2 है, E3 है, तो एक एक करके निकालने को हम क्या कहेंगे? ये 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक करके निकालने को सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। एक एक करके इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछता है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो यहाँ कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 प्रोटॉन हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, और ये 8 हो गए और 10 हो गए। हाँ या ना? क्लियर है बॉस? तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं और यहाँ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन अगर बढ़ रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं हो रहा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो जेड इफेक्ट ऑफ थर्ड, ठीक है, थर्ड जेड इफेक्ट किससे ज़्यादा होगा? जेड इफेक्ट ऑफ सेकेंड। और फिर किससे ज़्यादा होगा? जेड इफेक्ट ऑफ फर्स्ट। आयनाइजेशन एनर्जी 3 ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, और आयनाइजेशन एनर्जी 1 से। हमेशा ऑलवेज होगा ये। क्या होगा बेटा? ये ऑलवेज।
हमेशा ऐसा रहेगा कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ही ज़्यादा होगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से। क्लियर है बॉस? ठीक, तो ये अपने को फिक्स हो गया आयनाइजेशन एनर्जी के बाद। यूनिट की बात करते हैं अब हम। यूनिट जो होती है वो उसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात करेंगे तो 96.4 किलो जूल पर मोल आएगा। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात करेंगे किलो कैलोरी में तो 23.1 किलो कैलोरी पर मोल आएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा, हाँ या ना? क्लियर? तो ये आपके पास यूनिट आ जाएगा। अब यूनिट के बाद आएगा फैक्टर्स, कौन कौन से करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग की जब बात आएगी तो मेरी तरफ देखो, आयनाइजेशन एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना। अब अगर मान लीजिए न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालोगे? नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकालोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। जेड इफेक्ट अगर बढ़ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि जेड बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, है ना? जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अब सिग्मा देखो, सिग्मा अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। और चौथा शेल अगर बढ़ेगा यानी एन, तो भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, घटेगी सॉरी, क्योंकि शेल बढ़ता है तो क्या होता है? डिस्टेंस बढ़ जाएगी न्यूक्लियस से। देखो कैसे, ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को ये धक्का दे रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दे रहा है यानी सिग्मा बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पर घट रहा है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर इस पर घट रहा है तो क्या होगा? न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन इस पर धक्का लग रहा है तो क्या होगा? रिपल्शन। शेल बढ़ने से क्या होगा? दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस का, अट्रैक्शन कम होगा। सर एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर था बेटा, ये तो कल पढ़ेंगे ना जब अपन जी सिंह, कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जेड इफेक्टिव, क्योंकि अभी बताया ना जनरल केमिस्ट्री का कल आएगा एक वन शॉट, है ना? अभी इस पर ध्यान दो। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बाद 4 फैक्टर के बाद 5वां फैक्टर आता है हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड। ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 2p3 है, ऑक्सीजन 2p4 है। ये हाफ फील्ड है और ये 2p4 है। यहां देख के बताओ इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये। तो जब स्टेबल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि मुश्किल होगा? बताओ, स्टेबल जो होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? बोलो। तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो मुश्किल होगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आएगी। फास्फोरस सल्फर, फास्फोरस की ज़्यादा आएगी। आर्सेनिक और सेलेनियम तो इसकी ज़्यादा होगी। तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड वालों की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ये तो पता लग गया। क्लियर? इसके बाद अगर अपन देखेंगे अगला फैक्टर है 5वां, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट की अगर बात करेंगे तो पेनिट्रेशन मतलब होता है जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, और बोरोन का है 1s2 2s2 2p1। ये न्यूक्लियस है, ये s सबसे पास होता है। तो जब सबसे पास होगा ना s, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इस पर लगेगा, और अगर इस पर लगेगा तो इसका मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है। अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो इन दोनों में देख के बताओ, इसका ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इसका ज़्यादा, कैल्शियम है, इसका ज़्यादा।
क्लियर बॉस? तो ये भी आपके पास हो गया। अब आपका आएगा ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में पहला क्या आएगा? अलोंग द पीरियड। अगर मैं अलोंग द पीरियड की बात करता हूं तो अलोंग द पीरियड में क्या होगा? पहला देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो मैं इधर जाऊंगा तो बढ़ना चाहिए ऐसे, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका रीज़न सुनो। यहाँ पर आप देखोगे तो ये दोनों आएंगे, यहाँ देखोगे तो ये दोनों में सच सिचुएशन क्या है? 1s2 और 2s2। यहाँ क्या आएगा? 2s2 2p1। यहाँ देखोगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 2s2 2p3 2s2 2p4। तो दिमाग की बत्ती जल गई। ज़्यादा बेरिलियम और बोरोन में किसका होगा? अब बोरोन से बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर फ्लोरीन। और अगर नियोन होता तो नियोन सबसे ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फुल्ली फिल्ड है वो, और इधर से इधर जाने में जेड इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो ये दो जगह ऑर्डर में चेंज आएगा। तो कंटिन्यूसली आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बढ़ रही है। ये ऑर्डर आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कंटिन्यूसली आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बढ़ रही है, ये ऑर्डर याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सिंपल है फंडा। सेम ऐसे कैसे इसके नीचे हो जाएगा। तो अलोंग द पीरियड हो गया। फिर आएगा आप ग्रुप। डाउन द ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला यही सवाल आएगा, बी एल गंगवाल इन तलवंडी। मेरे हिसाब से तो नीचे आने पर आयन एनर्जी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? नीचे आने पर आयन एनर्जी घटनी चाहिए क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। अब अगर साइज बड़ा है तो सोचो क्या होगा? तो बोरोन है, नीचे आने पर आयन एनर्जी घटना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। पता है कैसे? बोरोन सबसे ज़्यादा होता है, फिर थेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। ये ऑर्डर होता है। ऐसा क्यों? देखो, थेलियम का 81 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये आपका जीनोन आ गया, 4f14 आ गया, 5d10 आ गया, 6s2 और 6p1 आ गया। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये 4f आ चुका है। 4f आने से क्या फ़ायदा हुआ? देखो, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका 4f है, 14 प्रोटॉन आ गए, अट्रैक्शन बढ़ेगा। ये 4f रोक नहीं पाएगा। ये अट्रैक्शन बढ़ने के बाद ये 4f रोक नहीं पाएगा, और अगर ये रोक नहीं पाएगा मेरे लल्ला तो ये बाहर जाएगा, और बाहर जाते ही आपके जो आउटर शेल है उसको पकड़ लेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होती क्या होगा? आयनाइजेशन बढ़ जाएगी। तो ये 4f की वजह से हुआ, ये 3d की वजह से हुआ सेकंड नंबर पे, फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। क्लियर है दोस्त? तो ये ऑर्डर आपको याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आ जाते हैं और फिर आप गलत करके आते हो। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर। इसी तरह से कार्बन में जाओ तो का, शी, जी, का, सन, प्लम्बर। फिर से वही, नीचे आने पर तो बढ़ना चाहिए। और यहाँ टिन के बाद जो होगा वो हमारा लेड होना चाहिए था, लेकिन टिन और लेड में लेड का ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेड का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो लेड के अंदर भी आप ध्यान से देखोगे तो लेड में 82 आएगा, 82। तो ये आपका ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। क्लियर है बॉस? तो यहां तक अगर हम बात करेंगे तो आई होप आप क्लियर कर पाओगे। इसके बाद ऑर्डर सेम चलेगा आयनाइजेशन एनर्जी का, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? हाँ या ना? तो आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर ये बात समझ में आ गई। डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में फिर से वही बात आएगी। देखो, स्कूटर, यामा, लाओ, एसी, फिर वही तिजोरी, हाफ क्यों। ठीक है,
रदरफोर्डियम भी लिख सकते हैं, कॉपर Ag, Au, जिंक, कैडमियम, Hg। 57 है, 72 है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। सीरियम 58 है, लुटीशियम 71 है, थोरियम 90 है, और थोरियम के बाद लोरेंशियम 103 है। ठीक है। अब अगर देखोगे आप तो ऊपर से नीचे आने पर, ध्यान से देखो, ऊपर से नीचे आने पर अगर हम ध्यान दें तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा बताओ? नहीं बेटा ये सही है ना, आयनाइजेशन एनर्जी नीचे आने पर ओहो बढ़ रही है, नहीं घट रही, अच्छा सॉरी। अभी ठीक है, ये आएगा डिक्रीजिंग, हाँ क्लियर है। अब देखो इधर, अब ऊपर से नीचे आने पर वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? घटनी चाहिए क्योंकि साइज बढ़ रहा है। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो बड़ी मज़ेदार बात हो जाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें आयनाइजेशन एनर्जी में, तो ये कॉपर है, ये Ag है, और ये Au है। कॉपर है, Ag है और Au है, तो कॉपर और Ag में सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तो डिक्रीज होगी, फिर वहाँ बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इन तीनों में कंपेयर करें तो Au सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपका Cu हो जाएगा, और सबसे कम आपका Ag का आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही है ये भी। सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी होती है इनके अंदर, डी ब्लॉक के अंदर। क्लियर है बॉस? तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का एनसीईआरटी में पैरा डाया है क्या, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? बेटा ये तो कल पढ़ेंगे ना जी सिंह, कल आपका जनरल केमिस्ट्री आएगा, ये सारे सवाल उसमें आएंगे कि हाफ फील्ड क्यों स्टेबल है, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है ना? हाँ ठीक है, कल आप ज़रूर आइएगा। हाँ यहाँ तक आ गया समझ में? अब डी ब्लॉक हो गया, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी के सवाल आप आराम से कर दोगे। अब छोटे छोटे सवाल होते हैं, जैसे मान लीजिए क्रोमियम है ना, और Fe है। अब आपसे सवाल पूछा ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में क्रोमियम कितना है? 3d5 4s1। ये कितना है? 3d6 4s2। अब अगर मैं इनमें निकालूं तो फर्स्ट आयनाइजेशन इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ तो एक है, वहाँ दो है ना। लेकिन अगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछ लूँ तो इसका मतलब यहाँ क्रोमियम प्लस आएगा, यहाँ Fe प्लस आएगा, ये 3d5 होगा, ये 3d6 4s1 होगा। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाती है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो। जब भी आयनाइजेशन एनर्जी पूछते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये आपके इस तरह से फर्स्ट सेकंड सब बता दोगे, आई होप। ठीक है, अब आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है पता है? अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी व्हेन one electron is removed from isolated gaseous atom। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे, सॉरी रिमूव्ड नहीं, एडिशन, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी कि किसी ने बोला नहीं, मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा कोई तो बोलेगा भाई, कोई बोला ही नहीं। तो आयनाइजेशन एनर्जी में रिलीज था, यहाँ ऐड था, मैं ऐसे खड़ा हो गया, मैंने कहा कोई तो लिखेगा, किसी ने लिखा ही नहीं था, मैंने कहा चलो मैं ही लिख देता हूँ। तो यहाँ आपका जो गैसियस एटम से गैसियस आयन बन रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा? हाँ बेटा देख सकते हैं शायद पटेल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि
जब कोई एक इलेक्ट्रॉन ये एटम है, इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन आता है और एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो निकल जाता है या ना? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन आता है, वो ऐड हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है ये। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो रहा होता है तो दो सिचुएशन होती है। देखो, पहला, ये इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है अंदर तो वो दो फोर्स रिपल करता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड देन इट फील्स two type of force. First, electron repulsion, और दूसरा होता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। In most of the cases, in most of the cases क्या होगा? अट्रैक्शन डोमिनेट, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से वो ऐड हो रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का एक नाम आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी रख लोगे। एफिनिटी इच्छा होती है, टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी एनर्जी के रूप में बोली जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और एनर्जी अगर रिलीज होती है तो एनर्जी रिलीज्ड के लिए साइन नेगेटिव होता है, और एफिनिटी क्या है? इच्छा। समझ रहे हो? तो अगर कहा जाए तो दोनों एक ही है, लेकिन उनके साइन डिफरेंट आएंगे। इसका साइन नेगेटिव होगा, उसका पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस में यही होगा। लेकिन जब आप पहले से एक इलेक्ट्रॉन हो और फिर आप एक और इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के अगेंस्ट इसे ऐड करना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट अगर ऐड करोगे इसमें तब जाकर के वो सेकंड आएगी। तो वी कैन नॉट कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। We cannot compare first and second electron gain enthalpy. However, अगर आपको मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है, ये तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी 1 और 2, अब बताओ क्या होगा? इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि 2 हमेशा ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड 1 से। ये याद रखना, ये जो 2 है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा ज़्यादा होगा 1 से। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी को हम लिखेंगे एक्सोथर्मिक होती है। ये ध्यान रखना भाई, ये सवाल पूछेगा वो। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है। क्लियर बॉस? अब फिर से वही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। तो पहला, फैक्टर्स अफेक्टिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, वही जेड अगर बढ़ेगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बढ़ेगी, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी फिर से बढ़ेगी। अगर क्या होगा बताओ? सिग्मा बढ़ेगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी घटेगी, और अगर शेल बढ़ेगा तो भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी घटेगी। क्लियर है बॉस? क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा भाई। देखो, ये पॉजिटिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऐड हो जाएगा आसानी से। अगर वो आसानी से ऐड होगा तो एनर्जी आसानी से रिलीज होगी, है ना? अब जो मजेदार बात आती है नाइट्रोजन
सेकंड ए और नोबल गैस, इनमें ये स्टेबल होते हैं, याद है ये हाफ फील्ड है, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट है, एस पूरा भरा हुआ है, और ये आपका क्या है, नोबल गैस है। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो दिमाग की बत्ती जल गई कि ये इलेक्ट स्टेबल है। अगर स्टेबल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहां आपका एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एनर्जी देनी पड़ती है इसलिए क्या हो जाएगा, बोलो, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव। तो इसके अंदर आपको हमेशा याद रखना। अच्छा नोट, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की पॉजिटिव है बस, बाकी अगर हम फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ इनकी बात करेंगे तो इसकी डेल्टा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, लेकिन इसकी जब देखेंगे तो नेगेटिव ही होगी। ठीक है, क्लियर, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। हाँ या ना, हो गया क्लियर। एक मिनट भाई, मैं दिखा देता हूँ टेक टीम को नियॉन, आप बहुत देर से परेशान हो। सौरभ एक मिनट आना, क्या लिख रहे हैं ये? बोल दिया मैंने, बोल दिया भाई, नियॉन बोल दिया, अभी चेक कर रहे हैं वो, है ना। आ गया, यहां तक क्लियर है बॉस। तो यहां पर अब बात करते हैं आगे कि भाई अब फैक्टर्स क्या क्या होंगे, इसमें भी वही फैक्टर्स थे, है ना। फैक्टर्स के बाद सॉरी ट्रेंड्स क्या क्या होंगे इसमें, वो देखते हैं हम। ट्रेंड्स, तो ट्रेंड्स में क्या होता है, जैसे सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, सेकंड पीरियड है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो यहां अगर अपन देखेंगे 16 थोड़ी होगा आंसर, डीजे उसका नाम तो 12 था, 12। आज के टेस्ट में 16 नहीं था उसका आंसर, 12 था बेटा। 3D गेमिंग 12 आंसर थे, वीडियो सॉल्यूशन देखो ना, उसमें सब समझा हुआ है। ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड। अब सोचो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने आएगा तो जो सेकंड पीरियड है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, और अगर ये उसको रिपल करेंगे तो ये आसानी से ऐड नहीं होगा, और अगर आसानी से ऐड नहीं होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात चल रही है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसमें क्या होगा सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में, कि थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा होगी सेकंड पीरियड वालों से। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं फ्लोरीन और क्लोरीन में, या
इनमें तो सबसे ज़्यादा इनकी होगी। अब जैसे एक एक करके करते हैं हम। ये वाला ऑर्डर जरूर याद रखें, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे पीछे आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में भी ध्यान रखना। फ्लोरीन, अरे पहले क्लोरीन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा और फिर आयोडीन आएगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों ऑर्डर। अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सवाल सही हो सकता है तो एक तो ये गलत कराने के चांस है, और एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गया। अब आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि अगर ए है और ये बी है, तो ये ए और बी में इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है क्योंकि इसने खींचा है। हमारे सिलेबस में पॉलिंग स्केल पर है, और पहला सवाल ही पूछेगा पॉलिंग स्केल किस पर बेस्ड है, तो एनर्जी पर बेस्ड है। किस पर? ठीक है। और पॉलिंग स्केल से जब बात करेंगे तो क्या होगा, पहली बात तो ये पूछेगा आपसे कि किस पर बेस्ड होता है। बेस्ड होता है ये बॉन्ड एनर्जी पर, और ये वैल्यूज आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो ये आपका 2.1 है, ये 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 और 3। हो गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट भाई, फिर से बोलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक सीरीज के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर याद होने चाहिए। ठीक है, पी ब्लॉक अभी मैं 13th ग्रुप ले रहा हूँ, सबसे ज़्यादा उसी के आते हैं। ये आपको ऑर्डर्स याद होने चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने आपको रेडियाई के करा दिए हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के करा दिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये रही देखो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसका 2 है, 1.5 है, 1.6 है, यानी कि इधर से इधर जा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है गैलियम का। उसके बाद ये 1.7 है, 1.8 है। तो पहले तो ये ऑर्डर याद रखेंगे, यही सवाल पूछने वाला है। तो देखो बोरॉन का सबसे ज़्यादा हो गया, सेकंड नंबर पे आप देखोगे तो थेलियम का हो गया, थर्ड नंबर पे आप देखोगे तो गैलियम नहीं इंडियम, फिर आपका गैलियम, और फिर आपका है जो एल्यूमिनियम। सबसे पहले ये नोट करके याद कर लो, ये ऑर्डर आएगा। पहले बोरोन का होता है, फिर थेलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम इलियम। यानी कि बैंगन आलू, ठीक है, बैंगन थैला इन गाजर आलू। क्लियर? थोड़ा सा इसको की पॉइंट से याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लिख लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह से मैंने आयनिक रेडियाई आपको बताई दी, आयनिक रेडियाई बता दी, एटॉमिक रेडियाई बता दी, सब सिखा दिया ये। अच्छा, अगर मैं ये पूछता हूँ रेडियाई में कि एल्यूमिनियम और गैलियम में किसका ज़्यादा, तो आप क्या बोलते? एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा। लेकिन जब मैं एल्यूमिनियम +3 और गैलियम +3 में पूछूंगा तो भाई साहब ध्यान रखना, फिर गैलियम +3 का ही ज़्यादा होगा क्योंकि शेल हट गया। तो आयनिक रेडियाई के ऑर्डर भी याद कर लोगे आप, हाँ या ना? जल्दी
फटाक से ये 13th ग्रुप में ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने बताई थी, ठीक है ना, ये पी ब्लॉक में लर्न करा दी थी टेबल, जिन्होंने नहीं याद की वो प्लीज याद कर लेना, पी ब्लॉक में भी कराई थी है। चलिए अगला, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो देख लो, ये भी आई हुई है एग्जाम में, भाई साहब खतरनाक है। देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, ये रही 2.5, 1.8, 1.8, 1.8, यानी कि सबसे पहले कौन ज़्यादा हो गया, कार्बन। कार्बन के बाद से लास्ट लेड है वो, और उसके बाद ये सिलिकॉन, फिर बराबर है सिलिकॉन के बाद कौन, जर्मेनियम, और जर्मेनियम के बाद क्या है, टिन। ये ऑर्डर आएगा इसका, इसको लर्न करो अच्छे से कि भाई सबसे पहले कार्बन है, फिर लेड है, फिर तीनों की बराबर है। कोई डाउट किसी को, भाई याद कर लेना ये। तो ये आपके दोनों हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, यही दोनों पूछे जाते हैं। बाकी 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th में सीधा ऑर्डर है, वहां कोई लफड़ा नहीं। यही दो जगह लफड़े हैं, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर पूछे गए हैं। और बोरोन वाला तो बहुत ज़्यादा, मुझे प्रॉमिस करके बताओ कि लर्न कर लोगे। अगर आपने ये लर्न कर लिया तो आपका कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, सारे सवाल तुरंत बनना शुरू हो जाएंगे। हाँ या ना, पक्का निपटा दोगे भाई, बोलो क्लियर। प्रॉमिस। अब इनकी बॉन्ड एनर्जी भी पूछ लेता है कई बार, तो देखो बॉन्ड एनर्जी हमेशा डिपेंड करती है 1/साइज पे, और बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है 1/LP, LP रिपल्शन। लेकिन ये सिर्फ लगेगा सेकंड पीरियड पे, ओनली सेकंड पीरियड पे। और जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो एक चीज पे और डिपेंड करती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब आपसे पूछा कार्बन फैमिली का बताओ, बोलो। अगर मैं कार्बन कार्बन की बात करता हूं, तो मुझे पता है यहां से कोई लोन पेयर नहीं होता। अगर यहाँ कोई लोन पेयर नहीं होगा तो ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी, इसलिए कार्बन की सबसे ज़्यादा हो गई। लेकिन वहीं जब मैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन में जाता हूं तो ये सेकंड पीरियड का है, और ये फास्फोरस है, ये आपके लोन पेयर है। अब दिमाग की बताओ, दिमाग की बत्ती जली, ऊपर से नीचे आएंगे तो थर्ड पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन आएगा, लोन पेयर रिपल्शन आएगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी, तो फास्फोरस की ज़्यादा हो जाएगी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में चेक करेंगे तो क्या होगा, सल्फर की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन सेकंड पीरियड कम होगा। क्लोरीन क्लोरीन और फ्लोरीन फ्लोरीन की करेंगे तो ये, तो क्या होगा, क्लोरीन की ज़्यादा होगी। इसी पर एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। ये आपका आएगा Cl2, Br2, F2 और I2। क्लियर। तो यहां अगर आप देखोगे तो ये ऑर्डर में थर्ड नंबर पे आ रहा है भाई, ये ऑर्डर में थर्ड नंबर पे आ रहा है मेरे लल्ला। अगर ये थर्ड नंबर पे आ रहा है तो आप समझ सकते हो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आता है, तो ये कर लेंगे। तो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने चारों पीरियडिक प्रॉपर्टी, तो आपको प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़कर जाना है, सबसे पहले आपको पीरियडिक टेबल, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन गोले लगा है वो, उसके साथ आपको IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, पीरियडिक एलिमेंट में। फिर आपको पढ़कर जाना है सीधा सीधा पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ में पीरियडिक ट्रेंड्स, एटॉमिक रेडियस अच्छे, आयनाइजेशन एनर्जी मैंने दोनों करा दी, पी ब्लॉक में भी कराया, यहाँ भी कराया, प्लीज़ करके जाना।
और अगर आपने इतना कर लिया तो सारे सवाल सही होने के चांसेस बढ़ेंगे मेरे लल्ला। मचा दे हल्ला गली मोहल्ला। तो चलिए फिर मिलते हैं कल वापस इसी टाइम पे मिलें, ठीक है। और वो आप कर लेना। एक अगर आप में से चाहोगे तो एक पॉलिंग स्केल के बाद एक मूलिकन स्केल भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें क्या होता है, एक्स एम यानी मूलिकन बराबर होता है आयनाइजेशन एनर्जी प्लस ई ए बाई 2। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की जगह इसको मैं जूल में करूं तो आप इसको 2 इंटू 96.4 कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये कब लगाना है, इफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड ई ए गिवन इन किलो जूल पर मोल, ठीक है। और अगर मान लीजिए मूलिकन वाला भाई है, इसकी जगह मैं क्या कर दूं, आई ई प्लस ई ए प्लस 2 इंटू 23.1, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। लेकिन कब, इफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड ई ए गिवन इन किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर है दोस्त, ये फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। शाह पटेल, और कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकते हो जल्दी से, मैं हेल्प कर दूंगा, क्योंकि मैंने वही बताया जो एग्जाम में आएगा डायरेक्ट। आप अंतर समझो, मैं पूरा पीरियडिक टेबल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उसका वन शॉट लिया है जो एग्जाम में आएगा सीधा। क्लियर है बॉस, ओ मेरे लल्ला मचा देगा हल्ला गली मोहल्ला। फिर वही बात, शाह पटेल मना किया ना कि नहीं आता, वो क्यों जबरदस्ती परेशान हो तुम, ठीक है। क्लियर, जय हिंद जय भारत। और कोई डाउट हो तो पूछो। कल जनरल केमिस्ट्री का होगा, यस। जनरल केमिस्ट्री में आपको क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सिखाएंगे, जेड इफेक्ट निकालना सिखाएंगे, सब कुछ, ठीक है। बाय।